सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर आखिर ऐसा कौन सा खतरा सामने आ गया है, कतर ने कौन सा पुराना केस दोबारा जिंदा करके नया वर्डिक्ट सुना दिया है, और आज की इस वीडियो में ऐसी कई अहम अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले भारत को लेकर एक बार फिर सख्त तेवर दिखा दिए हैं। रेफरेंस क्लिप में आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति है, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं। ट्रंप आगे कहते हैं कि मुझे खुश करना जरूरी है। यानी साफ शब्दों में यह मैसेज दिया गया है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप की नाराजगी मायने रखती है। इसके बाद ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी दे दी है कि भारत अभी भी रूस के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से बढ़ाकर 70 या फिर 80% तक ले जा सकता है। यह बयान इस बात का साफ इशारा करता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के एग्रेसिव मूड में आ चुके। इसी बीच एक और बेहद दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जिसने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए पहले ही कर रखा है, उसने अचानक वेनेजुएला में अपनी सर्विस एक्टिव कर दी है। अब तक वेनेजुएला में स्टारलिंक का इंटरनेट उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब कंपनी ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला के लोगों को 1 महीने तक फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। एलन मस्क ने यह घोषणा भले ही निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद की हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट पहले से ही वेनेजुएला को कवर कर रही। मतलब यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, तैयारी पहले से ही थी, और संभव है कि इस इंटरनेट नेटवर्क का एक्सेस पहले से ही सीआईए और अमेरिकी एजेंसियों के पास मौजूद रहा हो। अब इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ताकि लोकल पब्लिक के बीच एक गुडविल बनाई जा सके और स्टारलिंक की फ्री में प्रमोशन भी हो जाए। लेकिन इतनी तेजी से हुई इस डिप्लॉयमेंट ने कई देशों को एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या बिना किसी देश की सरकार की अनुमति के सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल जासूसी और इंटरनल इंटरफेरेंस के लिए किया जा सकता है? अब बात करते हैं भारत और फ्रांस की। नाटो और यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई देश अमेरिका को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता तो वो है फ्रांस। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कई बार फ्रांस की मिलिट्री और डिफेंस डील्स तक छीन चुका है। इसी वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अक्सर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते दिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वेनेजुएला वाले मुद्दे पर फ्रांस ने अमेरिका का खुलकर विरोध नहीं किया। इसी बीच खबर है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नए साल 2026 की अपनी पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस जा रहे हैं। यह दौरा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। पहले फ्रांस के साथ हाई लेवल कंसल्टेशंस होंगी, उसके बाद जयशंकर सर लग्जमबर्ग जाएंगे। कई एक्सपर्ट इस विजिट को वेनेजुएला में चल रहे घटनाक्रम से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम अपडेट, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन की विजिट पर यूएई पहुंचे हैं। आपको याद होगा हाल ही में यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन आर्मी चीफ की इस विजिट से कोई नई डील निकलती है या फिर क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर कोई पॉजिटिव संकेत सामने आता है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश की इंटरिम सरकार और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब बांग्लादेश में आईपीएल के मैचेस ना तो टीवी पर दिखाए जाएंगे और ना ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। बांग्लादेश सरकार को लगता है कि आईपीएल टेलीकास्ट रोकने से भारत को भारी नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सालों पहले ही बांग्लादेश की कंपनी टीपीएस को बेच दिए थे। टीपीएस ने ये राइट्स आईपीएल से खरीदे हुए हैं और अब टी स्पोर्ट्स को एड रेवेन्यू में भारी नुकसान होने वाला है। यानी इस फैसले से नुकसान भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश की ही कंपनियों का होगा। ऊपर से आईपीएल देखने वाले दर्शकों का टाइम पास भी खत्म। इंटरिम सरकार और प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मार्च तक चुनाव होंगे और उसके बाद संभावना है कि बीएनपी की सरकार सत्ता में आए। भारत सरकार ने बीएनपी से रीच आउट करना पहले ही शुरू कर दिया है। हो सकता है तब जाकर भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार आए, क्योंकि मौजूदा इंटरिम सरकार से कोई खास उम्मीद बची नहीं। कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने की मांग भी रख दी थी। अभी सिर्फ एक खिलाड़ी को आईपीएल से हटाने पर का यह हाल है। सोचिए अगर अगस्त में भारत सरकार 3 ओडीआई और 3 T20 की पूरी सीरीज ही कैंसिल कर दे तो हालात क्या होंगे। उस वक्त तो बांग्लादेश के पास अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचेंगे। अब नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफ्रीकी देश नाइजीरिया और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। न्यूज के मुताबिक नाइजीरिया ने एक इंडियन शिप और उसके पूरे इंडियन क्रू को अरेस्ट कर लिया है। इस शिप का नाम बताया जा रहा है एमवी अरुणा होले, जिस पर कुल 22 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। नाइजीरियन अथॉरिटी का कहना है कि चेकिंग के दौरान इस वेसल से 31.5 किलो कोकीन बरामद की गई है, जो अलग अलग सेसेज में पैक थी। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है ड्रग्स कहां से आई, किसकी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, नाइजीरिया सरकार ने सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को हिरासत में रखने का फैसला लिया है। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है, क्योंकि मामला इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं भारत और कतर से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील अपडेट की। आपको याद होगा पिछले साल कतर ने इजराइल के लिए जासूसी
जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना के 8 वेटरन्स को अरेस्ट किया था। उस वक्त कतर की कोर्ट ने इन सभी को मौत की सजा तक सुना दी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस केस में सीधा दखल दिया और कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद सभी नेवी वेटरन्स को सुरक्षित भारत वापस ले आया गया। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा तब भी अधूरा रह गया था। दरअसल उन 8 नेवी वेटरन्स में से 7 को भारत भेज दिया गया था, लेकिन एक अधिकारी को कतर में ही रोक लिया गया। कतर सरकार ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के नाम पर उन्होंने अभी वहीं रहना होगा। वो टेक्निकली फ्री थे, लेकिन उन्हें भारत लौटने की इजाजत नहीं। अब उसी से जुड़ी एक और नई बड़ी अपडेट सामने आई है। खबरों के मुताबिक इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुण्येंदु तिवारी को कतर में नई सजा सुना दी गई है। दरअसल पुराने जासूसी केस में उन्हें माफी देने के बाद कतर ने उनके खिलाफ एक नया केस दर्ज किया था, जिसमें आरोप थे फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के। अब इस केस का ट्रायल पूरा हो चुका है और कतर की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस केस में कुल 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है। एक इंडियन नेवी वेटरन कमांडर पुण्येंदु तिवारी, दूसरा एक और भारतीय नागरिक जिसका नाम मीडिया में नहीं बताया गया है, तीसरा एक कतरी नागरिक जो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा हुआ था। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने कतर की मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक कमांडर पुण्येंदु तिवारी को 3 साल की सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए और 3 साल की सजा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी कुल मिलाकर 6 साल की जेल। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरी सजा कतर में ही काटनी होगी और उसके बाद उन्हें रिपोर्ट करके भारत भेजा जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ जेल तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने पहले तो 10 मिलियन कतरी रियाल की रिश्वत का डबल अमाउंट फाइन के तौर पर भरने का आदेश दिया है। इसके अलावा जिस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कतरी रियाल अनड्यू एडवांटेज के जरिए हासिल किए गए थे, वो पूरा अमाउंट भी फाइन के रूप में वापस जमा करना होगा, क्योंकि यह पैसा कतर के पब्लिक फंड्स का था। अगर इसे इंडियन करेंसी में देखें तो यह टोटल अमाउंट करीब 195 करोड़ बैठता है। यह रकम तीनों दोषियों को मिलकर चुकानी होगी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से, और अगर फाइन जमा नहीं की तो कतर की कोर्ट इनकी सजा और भी बढ़ा सकती है। अब आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस में दोबारा इंटरवीन करेंगे? अगर कतर भारत को करप्शन से जुड़े ठोस सबूत देता है तो फिर कमांडर पुण्येंदु तिवारी को भारत वापस लाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। एक करप्शन यह भी है कि भारत सरकार कतर से रिक्वेस्ट करे कि उनकी जेल टर्म भारत की किसी जेल में ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि उनकी फैमिली और दोस्त उनसे भारत में आसानी से मिल सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है और कतर से क्या रिक्वेस्ट करती है। थैंक यू दोस्तों।